तहजीब ने अपनी रजामंदी जाहिर कर दी है अली। कैथी ब्राउन ने कहा, अब बोलो तुम क्या कहते हो। मैंने संजीदगी से कहा, एक बार पहले भी ये कोशिश नाकाम हो चुकी है कैथी। जब बैरूत में ऐन उस वक्त जब हमारी शादी होने वाली थी। कैथी ने मेरी बात काट कर कहा, मुझे मालूम है, लेकिन इस मौके पर उस वाकये का तस्करा करने का क्या मकसद है। मैंने कहा, उस वक्त ऑलिव हार्वर्ड था और अब उसका चेला रेंडल है। मैं नहीं चाहता कि तारीख खुद को दोहराए और मैं एक बार फिर किसी बड़ी मुश्किल में फंस जाऊं। कैथी ने कहा, ये तो जान बचाने वाली बातें हैं। जब आदमी को कोई काम नहीं करना होता तो वो इस किस्म के हजारों बहाने घड़ लेता है। जनरल टेरिस बोला, अली का मौकिफ दुरुस्त है कैथी। इस वक्त अली को अपनी तवानाइयां रेंडल के खिलाफ काम करने पर मरकूज रखने की जरूरत है। रेंडल से निमटने के बाद मैं तुम्हारे साथ मिलकर अली पर दबाव डालूंगा। कैथी ने हट धर्मी से कहा, मैं ये बात नहीं मानती। अली का तरीकाकार दुनिया से निराला है। इसने हमेशा ऑलिव हार्वर्ड को ढील दी और अब रेंडल के साथ भी यही कर रहा है। अगर ये सूरत हाल जारी रही तो बरसों यूं ही गुजर जाएंगे और कुछ नहीं होगा। जनरल टेरिस ने हंसकर कहा, कैथी तो बड़ी जबरदस्त वकील है, इसके दलाइल को रद्द करना आसान नहीं है। अब तुम बताओ, इन दलाइल का तोड़ किस तरह करूं। मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, कब्र का हाल तो मुर्दा ही बेहतर जानता है जनरल। दूर बैठकर दूसरों पर तनकीद करना बहुत आसान होता है, बल्कि शायद सबसे आसान काम है। जब ऊंट पहाड़ तले आता है तब उसे अपनी हकीकत का इदराक होता है। कैथी हैरत से मुंह फाड़ कर रह गई। बोली, ये क्या बात हुई। मैंने कहा, रेंडल कोई हलवा नहीं है, उस पर हाथ डालने के लिए लंबी मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। कैथी ने फातिहाना अंदाज में कहा, यही तो मैं भी कह रही हूँ। जब वो तुम्हारे सामने आया तो तुमने उसे छोड़ दिया और अब बैठे मंसूबाबंदियां करते रहोगे। मैंने तलखी से कहा, अगर उस पर हाथ डालना इतना ही आसान होता मादाम कैथी ब्राउन, तो मैं कल रात उसे यूं न निकल जाने देता। ये वो बात है जिसकी मैं वजाहत नहीं कर सकता। तहजीब ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। बोली, ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजाहत करना तुम्हें दुश्वार मालूम हो रहा है। मैंने कहा, इस सिलसिले में अक्ली दलाइल ये हैं कि रेंडल कोई मामूली आदमी नहीं है। वो मेरी गैर मामूली सलाहियतों से न सिर्फ वाकिफ है बल्कि उनका चश्मदीद गवाह भी है। उसके बावजूद भी वो मेरे पास चला आया, जबकि ये काम वो किसी और से भी ले सकता था। सवाल ये है कि उसने ऐसा क्यों किया। इसका सादा सा जवाब ये है कि उसने पूरी तरह मुतमईन होने के बाद ही ये कदम उठाया था और ऐसे में उस पर हाथ डालना खतरे से खाली नहीं था। कैथी ब्राउन ने हैरत से कहा, सिर्फ इस एक बुनियाद पर तुमने उस पर हाथ डालने की कोशिश ही नहीं की। तुम तो खतरात से खेल कर खुश होते हो। एक कोशिश कर लेने में हर्ज ही क्या है। मुमकिन था वो तुम्हारे काबू में आ ही जाता। मैंने कहा, हर बात का अपना एक मौका होता है कैथी ब्राउन। एक मौका वो होता है जब हम कहते हैं कि एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। दूसरा मौका वो होता है जब हम कहते हैं कि चांस लेना खतरे से खाली नहीं होता। जिंदगी में वही लोग कामयाब होते हैं जो सही मौके पर सही कदम उठाते हैं। गलत कदम उठाने वाले या तो जिंदगी भर नाकाम रहते हैं या फिर कोई गलत कदम उन्हें जिंदगी से महरूम कर देता है। तहजीब ने कहा, मैं वो बात जानने की मुतमन्नी हूँ जिसकी वजाहत करना तुम्हारे लिए दुश्वार है। जवाब देने से कबल मैंने तहजीब को गौर से देखा, फिर कहा, वो बात यह है तहजीब कि मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे अगर मैंने रेंडल पर हाथ डालने की कोशिश की तो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठूंगा। मेरा जवाब सुनकर तहजीब उछल पड़ी। कैथी ब्राउन ने चौंक कर मुझे देखा। जनरल टेरिस के चेहरे पर भी हैरत के तासुरात उभर आए थे। चंद लम्हे के बाद कैथी ब्राउन ने लब कुशाई की। बोली, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने जान छुड़ाने के लिए ये बात कही हो। जनरल टेरिस बोला, कैसी बातें कर रही हो कैथी। जब ये बात अली कह रहा है तो इस पर शुबा करना गुनाह है। तहजीब ने कहा, हाँ जनरल, ये बात अब तक अली ने मुझे भी नहीं बताई थी। मैंने कहा, ऐसी बात बताने का क्या फायदा तहजीब, जिसकी मैं खुद कोई वजाहत नहीं कर सकता। बस मुझे इतना मालूम है कि मेरे एहसासात मुझे धोखा नहीं दे रहे थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे असल खतरा बैरूनी रुख पर खुलने वाली खिड़की की तरफ से है। मैंने रेंडल से इसका इजहार भी किया था और जवाब में उसके चेहरे पर जो तासुरात उभरे उनकी रोशनी में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मेरा शुबा गलत नहीं था। वो एक हारा हुआ जुआरी था और एक बार हारा हुआ जुआरी बहुत खतरनाक होता है। रेंडल की साख दाव पर लगी हुई थी। अगर मैं मेलिनॉफ को रियायत देने पर तैयार न होता तो वो अपनी जान की परवाह भी न करता। कैथी ने कहा, तुमने इसके बाद से अब तक भी उस पर हाथ डालने की कोशिश नहीं की। तुम्हारे इस रवैये को क्या कहा जाएगा। मैंने कहा, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उस पर हाथ डालने के लिए मंसूबाबंदी करनी पड़ेगी। उसका नाम रेंडल है। वो स्काई लेन के 84 नंबर बंगले में हमारी आमद का मुंतजर नहीं बैठा होगा कि हम आएं और उसे गिरफ्तार कर लें, खास तौर पर उस सूरत में कि ये गोइटे हिल है और वो यहाँ मेरे इख्तियारात से बखूबी वाकिफ है।
जनरल टेरिस बोला, मुझे यूं महसूस होता है जैसे इस मामले में कैथी हक बजानिब है और तुम ज्यादती के मुर्तकिब हो रहे हो। अगर तुम इस अंदाज में सोचते रहे तो रैंडल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकोगे और वो हमेशा आजाद घूमता रहेगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे ख्याल में मुझे क्या करना चाहिए? जनरल ने कहा, जब तुम्हें इल्म है कि वो किस जगह मुकीम है तो तुम्हें वहां छापा मारना चाहिए। मैंने कहा, चूंकि मैं समझता हूं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा इसलिए ये कदम मैं नहीं उठा सकता। तहजीब बोली, मेरा ख्याल है जनरल का कहना दुरुस्त है। इस वक्त वो हमारी निगाहों के सामने है, दोबारा गायब हो गया तो उसे कहाँ ढूंढते फिरेंगे। मैंने हंसकर कहा, जब एक आदमी के खिलाफ 3 इंसान हम ख्याल हो जाएं तो वो आदमी भला क्या कर सकता है। लिहाजा तुम लोगों को इख्तियार है, इस मौके पर जो मुनासिब समझते हो करो। उसके बाद उन तीनों में बहस शुरू हो गई। बहस इस बात पर हो रही थी कि रैंडल की गिरफ्तारी के लिए क्या तरीका इख्तियार किया जाए। तीनों मुख्तलिफ तजावीज़ पेश कर रहे थे। जब काफी देर तक वो किसी बात पर मुत्तफिक न हो सके तो मुझे दखल देना पड़ा। मैंने कहा, तुम लोगों ने इस मसले को इस कदर पेचीदा क्यों बना लिया है? सर्च वारंट के साथ चंद आदमी जाकर वहां की तलाशी लें। जनरल ने कहा, और अगर हमारे खिलाफ मज़ाहमत की गई तो? मैंने संजीदगी से कहा, मज़ाहमत की किस्में होती हैं जनरल, और मेरा ख्याल है हुकूमत हर किस्म की मज़ाहमत से निमटने की सलाहियत रखती है। मेरी बात पर जनरल कुछ झेंप सा गया, बोला, ठीक है, मैं इंतजामात करता हूँ। फिर 1 घंटे के अंदर अंदर तमाम तैयारियां मुकम्मल हो गईं। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया और अब स्काई लेन के इलाके से न कोई बाहर जा सकता था और न वहां दाखिल हो सकता था। तहजीब ने मुझसे कहा, चलो। मैंने हैरत से कहा, मैं भला वहां जाकर क्या करूंगा? तहजीब ने रूठे हुए अंदाज में कहा, अच्छा ठीक है, आइंदा मैं भी इसी किस्म का जवाब दिया करूंगी। मैंने गड़बड़ा कर कहा, ओहो, तुम तो नाराज हो गई, मेरा ये मकसद नहीं था। तहजीब ने झुंझुला कर कहा, मैंने कभी तुमसे कोई सवाल किया है और तुम मेरी एक बात भी नहीं मानते। मैंने कहा, अच्छा बाबा, चलो, मैं चल रहा हूँ। मैं और तहजीब एक कार में सदारती महल से निकल आए। उस वक्त हम दोनों ही मेकअप में नहीं थे। स्काईलाइन के इलाके को चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा था। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे इलाके में डाकुओं का कोई अड्डा हो जिसकी सरकूबी करने का मार्का दरपेश हो। ताहम हमें बंगला नंबर 84 तक पहुंचने में ज्यादा दिक्कत न हुई। वो लोग हमारा ही इंतजार कर रहे थे। मैंने तहजीब से कहा, अब यहाँ मुझसे कुछ मत पूछना, सब कुछ तुम्हें खुद करना होगा। तहजीब ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया और फिर हम दोनों गाड़ी से उतर आए। सादा लिबास में एक शख्स ने हमारा इस्तकबाल किया। ये छापा गालिबन उसकी निगरानी में मारा जा रहा था। उस शख्स ने निहायत संजीदगी से कहा, मुझे आपके चार्ज में दिया गया है मैडम एक्स। हमारे पास सर्च वारंट मौजूद हैं। अगर आप कहें तो मैं अपने जवानों को नजदीक बुला लूं। तहजीब ने कहा, उन्हें दूर ही रहने दो, जरूरत पड़ी तो हम उन्हें नजदीक बुला लेंगे। उसके बाद हम 3 अफराद आगे बढ़े। तहजीब ने खुद कॉल बेल का बटन दबा दिया। दरवाजा खुलने में जरा देर लगी। इस देर की वजह से तहजीब और सादा लिबास वाले के अंदाज में बेचैनी महसूस होने लगी, मगर मैं इत्मीनान से अपनी जगह खड़ा था। ये अलग बात है कि मैं हर किस्म की सूरत हाल से निमटने के लिए पूरी तरह तैयार था। जरूरी नहीं था कि मेरा अंदाजा ही दुरुस्त साबित हो। दरवाजा खुलने में चंद मिनट लगे। इस दौरान तहजीब ने कोई 4 मरतबा घंटी बजाई थी और फिर करीब था कि वो बंगले में दाखिल होने के लिए कोई और हुक्म जारी कर देती, लेकिन ऐन उस वक्त बंगले का दरवाजा खुलता नजर आया। दरवाजे में से सफेद बालों वाला एक मोमर शख्स निकल कर गेट की तरफ आता दिखाई दिया। मैं इतनी दूर से भी अंदाजा कर सकता था कि उसकी उम्र 60 बरस से तो हरगिज कम नहीं हो सकती। उसने शबखाबी का लिबास पहन रखा था और आंखों पर चश्मा था जिसमें शीशे खासे मोटे थे। गेट की जेली सड़क खोलकर वो शख्स बाहर निकल आया। उसके चेहरे पर झुर्रियां ही झुर्रियां थी और उसकी उम्र 70 साल से हरगिज कम न थी। ये अलग बात है कि वो उतना कमजोर नहीं लग रहा था जितना कि लोग इस उम्र में हो जाया करते हैं। उसने बड़ी हैरत से हम लोगों को देखा, फिर बड़ी शाइस्तगी से बोला, फरमाइए आपको किससे मिलना है? तहजीब ने सर्च वारंट उसकी तरफ बढ़ाया। बोली, हमें आपके बंगले की तलाशी लेनी है। उसने कुछ कहे बगैर सर्च वारंट तहजीब से ले लिया और सरसरी नजर डालने के बाद तहजीब को वापस करते हुए बोला, मुझे हैरत है कि मेरे बंगले की तलाशी की क्या जरूरत पेश आ गई। ताहम मैं सरकारी काम में तो मुदाखलत नहीं कर सकता, तशरीफ लाइए। हम लोग उसके अकब में अंदर दाखिल हुए। तहजीब के कहने पर चंद सादा लिबास वाले और आ गए थे। बूढ़े ने पूछा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप लोग तलाशी किस लिए लेना चाहते हैं? तहजीब ने कहा, हमें इत्तला मिली है कि यहाँ एक ऐसा शख्स रूपोश है जो स्टेट का मुजरिम है। बूढ़ा बड़बड़ाया, हैरत है, मेरे अलावा यहाँ सिर्फ मेरा बेटा रहता है, कोई मुलाजिम तक नहीं है। तहजीब ने पुलिस वालों के से अंदाज में जिराह की, आपका बेटा कहाँ है और दरवाजा खुलने में इतनी देर क्यों लगी? वो बोला, मेरा बेटा सो रहा है। हम लोगों ने रात VCR पर 2 अंग्रेजी फिल्में देखी थी। आज छुट्टी है ना, और फिर रात हम देर से सोए थे इसलिए आंख नहीं खुली। वो अपनी ख्वाबगाह में होगा। मैं उठ चुका था मगर टॉयलेट में था, इसलिए दरवाजा खुलने में ताखिर हुई। चंद मिनट के अंदर अंदर पूरे बंगले को उलट पलट कर दिया गया।
मैंने भी तहजीब के साथ मिलकर तलाशी के काम की निगरानी की, मगर उन दोनों के सिवा वहां कोई और होता तो मिलता। बूढ़े का बेटा उठ गया था और खासा बड़ा फरोख्ता था। बूढ़ा मुसलसल उसे पुरसुकून रहने की तलकीन कर रहा था। तहजीब इस नाकामी पर झुंझुलाती हुई नजर आ रही थी और उसने उन दोनों पर सवालात की बौछार कर दी थी। वो तो खैरियत हुई कि दोनों बाप बेटों की जिस्मानी साख्त रेंडल से बहुत मुख्तलिफ थी, वरना यह भी हो सकता था कि वो उन पर मेकअप होने का शुबा कर बैठती। मैंने धीमी आवाज में कहा, अब इनका पीछा छोड़ो तहजीब, तुम इनसे कुछ मालूम नहीं कर सकोगी। तहजीब ने कहा, मैं इस ऑपरेशन की इंचार्ज हूँ और मुझे यकीन है कि ये दोनों कुछ न कुछ जरूर जानते हैं। मैं तहजीब को अलहदगी में ले गया और उससे कहा, तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त है, ये दोनों जरूर कुछ न कुछ जानते हैं, मगर मुझे यकीन है कि ये हमें कोई बात नहीं बता सकेंगे। तहजीब ने कहा, क्यों? मैंने कहा, इसलिए कि इन्हें काम की कोई बात मालूम ही नहीं होगी। तहजीब ने कतईयत के साथ कहा, कुछ भी हो मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा, खामखा क्यों वक्त जाया करती हो? वैसे इनसे मगजमारी करने की बजाय कार पर तवज्जो दो। अगर कल रात के बाद कार इस्तेमाल नहीं हुई तो इसमें से रेंडल की उंगलियों के निशानात मिल जाएंगे, और हाँ, कार की चाबी भी अहम है। तहजीब ने जोशीले लहजे में कहा, ठीक है, मैं समझ गई, और पलटकर दोबारा उन दोनों के पास पहुंच गई। तहजीब ने बारी बारी उन दोनों को देखते हुए पूछा, ये कार किसकी मिल्कियत है? बेटे ने चिड़चिड़े अंदाज में कहा, अभी तो आपको किसी मुजरिम की तलाश थी, यकयक कार से क्यों दिलचस्पी पैदा हो गई? तहजीब ने सख्त लहजे में कहा, जो कुछ पूछा जा रहा है उसका जवाब दो। उसने भिन्ना कर कहा, यह कार मेरी मिल्कियत है, लेकिन आपको इस कार से क्या गरज है? तहजीब ने सर्द लहजे में पूछा, आखिरी बार ये कार कब इस्तेमाल की गई थी? वो बोला, कल शाम 6 बजे मैं ऑफिस से इस कार पर वापस आया था, उसके बाद से ये यहीं खड़ी है। तहजीब बोली, और उसकी चाबियां? उसने नागवारी से कहा, मेरे कमरे में साइड टेबल पर पड़ी हैं। तहजीब सादा लिबास वाले की तरफ मुड़ी, बोली, ठीक है, कार और कार की चाबियों से निशानात उठाने हैं। सादा लिबास वाले ने कहा, बहुत बेहतर मैडम, और कमरे से बाहर निकल गया। मैंने महसूस किया कि बूढ़े और उसके बेटे दोनों के चेहरों पर घबराहट के आसार नजर आने लगे। बेटा बोला, आखिर मामला क्या है? आप लोग तो इस तरह तफ्तीश कर रहे हैं जैसे किसी बहुत बड़े मुजरिम का मामला हो। तहजीब ने कहा, यह उससे भी बहुत बड़े मुजरिम का मामला है जितना तुम तसव्वुर कर सकते हो। उन दोनों के चेहरों के रंग उड़ गए और वो खौफजदा नजरों से ये सब कुछ देख रहे थे। फिर बाप बेटे के दरमियान आंखों ही आंखों में कुछ इशारे हुए और बूढ़े ने तहजीब से कहा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तहजीब बोली, जी फरमाइए। बूढ़े ने झिझकते हुए कहा, यहाँ नहीं, अलहदगी में। तहजीब खुश्क लहजे में बोली, अलहदगी में कोई बात नहीं होगी, जो कुछ भी कहना है यहीं कह दीजिए। मैंने दखल अंदाजी की, कहा, बुरी बात है तहजीब, इनकी बात सुनने में क्या हर्ज है? तहजीब ने बेरुखी से जवाब दिया, मैं नहीं चाहती कि मुझे अलहदगी में रिश्वत की पेशकश की जाए। मैंने कहा, आप मेरे साथ आए मोहतरम, और जो कुछ कहना है मुझसे कहें। बूढ़ा मुझे ड्राइंग रूम में ले आया। बोला, वो लड़की इंचार्ज मालूम होती है। मैंने कहा, आप उसे छोड़ें और ये बताएं कि आप क्या कहना चाहते हैं। वो बोला, हम इज्जतदार लोग हैं बेटा, हमें नहीं मालूम कि वो शख्स किसी जुर्म में हुकूमत को मतलूब है। उसने खुद को मजलूम जाहिर करके हमसे मदद तलब की थी। मैंने कहा, सवाल यह है कि आप लोगों ने अपनी कार एक अजनबी के हवाले किस तरह कर दी? वो बोला, उसने एक शख्स का नाम लिया था जो मेरे बेटे का दोस्त है। हमारा जुर्म सिर्फ इतना है कि हम उसकी बातों में आ गए। मैं बूढ़े को गौर से देख रहा था, उसकी आंखों से साफ जाहिर हो रहा था कि उसने झूठ नहीं बोला। मैंने अचानक सवाल किया, फिर वो शख्स कहाँ चला गया? बूढ़े ने कहा, वो रात गए वापस आया था। उसने चाबियां मेरे बेटे के हवाले की और उसे बताया कि उसके दुश्मन अब भी उसके पीछे लगे हुए हैं, मुमकिन है वो यहाँ आकर भी पुछगिछ करें। बस उसने इतना कहा और उसके बाद अकबी दीवार से कूद कर फरार हो गया। मैंने कहा, आपको इस बात से खौफ महसूस नहीं हुआ कि उसके दुश्मन आपके घर आएंगे? मुमकिन है वो आपको भी नुकसान पहुंचा देते। बूढ़े ने कहा, नहीं, मैं खौफजदा नहीं हूँ, मुझे जराइम पेशा लोगों से कभी खौफ महसूस नहीं हुआ। मैंने हमेशा साफ सुथरी जिंदगी गुजारी है, मैं क्यों किसी से डरूं? काश मुझे मालूम होता कि जिस शख्स की मैं मदद कर रहा हूँ। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, कोई बात नहीं जनाब, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, हम किसी शख्स के हाथों बेवकूफ़ बन जाते हैं। बूढ़े ने कहा, जो होना था वो तो हो चुका, मगर अब हम लोगों की इज्जत तुम्हारे हाथ है। मैं अपनी उम्र भर की जमा पूंजी। मैंने उठते हुए कहा, अब तक तो आपने कोई जुर्म नहीं किया था, मगर रिश्वत की पेशकश करके आप जुर्म कर रहे हैं, और इसका यह मतलब भी हुआ कि मेरी साथी का अंदाजा दुरुस्त था कि उसे रिश्वत की पेशकश की जाएगी। बूढ़े ने शिकस्त खुर्दा अंदाज में कहा, मुझे मालूम है कि रिश्वत देना जुर्म है, लेकिन जहां आदमी की उम्र भर की बनी बनाई इज्जत बिला वजह पर दाव पर लग जाए। मैंने उसे तसल्ली दी, कहा, कुछ नहीं होगा जनाब, अगर आपकी बयान करदा बातें दुरुस्त हैं तो कोई आपकी तरफ उंगली भी नहीं उठाएगा। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद हम बेनीले मराम टेरेस महल की तरफ वापस आ गए। तहजीब को चुप सी लग गई थी, मैंने भी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा था, और यूं हम खामोशी से टेरेस महल पहुंच गए। जनरल टेरेस और कैथी ब्राउन लाउंज में हमारे मुंतजिर थे।
जनरल टेरिस ने हमें देखते ही कहा, मुझे इत्तला मिल चुकी है और अली तुम्हारा अंदाजा ही दुरुस्त साबित हुआ। कैथी ब्राउन तुम्हारे शर्मिंदगी के मुझसे नजरें भी नहीं मिला रही थी। मैंने कैथी से शरारत आमेज लहजे में कहा, तुम्हारी आवाज सुनने को कान तरस रहे हैं। कैथी ने झेम कर कहा, इत्तेफाकन तुम्हारा अंदाजा दुरुस्त साबित हुआ तो अब इतराने लगे। तहजीब ने कहा, यह कोई ऐसी खास बात तो नहीं है, कामयाबी का एक इम्कान था तो हम उसे नजरअंदाज क्यों करते। मैंने कहा, इसलिए कि इसमें एक कबाहत थी और है। तहजीब ने पूछा, वो क्या? मैंने कहा, हमारी नाकामी रेंडल की नजरों से ओझल नहीं रहेगी और उसे खुश होने का मौका मिलेगा। तहजीब के अलावा जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन ने भी इस बात से इत्तेफाक किया। जनरल टेरिस ने कहा, अरे हाँ, बर्ड का फोन आया था, वो उसी बंगला नंबर 84 के बारे में कुछ बताना चाह रहा था। मैंने तवील सांस लेकर कहा, अब तो सारी मालूमात बेकार ही साबित होंगी। अचानक लाउंज में रखे हुए उस टेलीफोन की घंटी बजी जिसका नंबर डायरेक्ट था। उस नंबर पर खास लोग ही फोन करते थे। रिसीवर कैथी ब्राउन ने उठाया। जनरल टेरिस ने ख्याल जाहिर किया, गालिबन बर्ड का ही फोन होगा। कैथी ब्राउन ने रिसीवर मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारे लिए फोन है। मैंने कैथी से फोन ले लिया। दूसरी तरफ रेंडल था। उसने कहा, मुझे अफसोस है तुम्हारी भाग दौड़ नतीजा खेज साबित ना हो सकी। मैंने बेपरवाही से कहा, कभी यूं भी होता है। रेंडल ने कहा, क्या तुम्हें उम्मीद थी कि मैं तुम्हें वहां मिल जाऊंगा? मैंने कहा, नहीं। बोला, फिर तुम वहां क्यों गए थे? मैंने कहा, मैंने सोचा एक नजर डाल लेने में क्या हर्ज है। रेंडल ने फातिहाना अंदाज में कहा, मेरा अंदाजा भी यही था, इसीलिए मैं वहां रुका नहीं, वरना इस वक्त तुम्हारे शिकंजे में होता। क्या तुम मेरी जहानत की दाद नहीं दोगे? मैंने कहा, जरूर दूंगा, लेकिन क्या तुमने सिर्फ दाद वसूल करने के लिए फोन किया है? वो बोला, नहीं, ये बताने के लिए कि अब तुम खुद को बदतरीन सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रखो। तुम्हारा तसादुम बराह रास्त मुझसे होगा। मैंने खुश्क लहजे में कहा, इस इत्तला का शुक्रिया, कुछ और तो नहीं कहना। बोला, मालूम होता है तुम अभी तक उस जोम में मुब्तला हो कि। मैंने उसकी बात काट कर कहा, खुदा हाफिज, और फोन बंद कर दिया। तहजीब ने मुतजस्सिस लहजे में पूछा, किसका फोन था? मैंने कहा, रेंडल का। कह रहा था कि बंगला नंबर 84 पर छापा मारने का कोई जवाज नहीं था। मैंने कहा, जवाज तो नहीं था, मगर मैंने सोचा एक नजर देख लेने में क्या हर्ज है। कहने लगा, मुझे इसका अंदाजा था, इसीलिए मैं वहां नहीं रुका। एक तरह से यूं कह लो कि उसने मुझे अपनी शिकस्त का एहसास दिलाने के लिए फोन किया था। नीज ये कि उसने मुझे धमकी भी दी है कि अब उसका और मेरा बराह रास्त तसादुम होगा। बर्ड की आवाज ने हम सब को चौंका दिया। किसका किससे तसादुम होगा चीफ? वो उसी वक्त लाउंज में दाखिल हुआ था। बोला, और ये दंगल कहाँ होगा? मैं VIP क्लास में बैठकर मुकाबला देखूंगा चीफ, अखराजात तुम्हारे जिम्मे। मैंने कहा, क्लास VIP नहीं हुआ करती बर्ड, VIP तो आदमी खुद होता है। ये क्लास तो उन लोगों की वजह करदा है जो एहसास कमतरी के मारे हुए होते हैं। बर्ड ने झूम कर कहा, क्या तशरीह की है चीफ। एक ही जुमले में बर्ड को तीसरे दर्जे के शहरी की सफ से निकालकर VIP बना दिया। तुम बड़े हुनरमंद हो चीफ, बातों ही बातों में जिसे चाहो भंगी बना दो, जिसे चाहो बादशाह। तहजीब ने कहा, हमें संगीन सूरत हाल दरपेश है बर्ड, और तुम्हें मस्खरापन सूझ रहा है। वो बोला, बर्ड को आंखें दिखाकर अपना ये शौक भी पूरा कर लो मैडम। कल को तुम कसम खाकर कह सकोगी कि तुमने एक VIP को आंखें दिखाई थी। तहजीब ने बर्ड की बात सुनी अनसुनी करते हुए कहा, मुझे अफसोस है अली कि मेरी वजह से तुम्हें रेंडल के सामने सुबकी उठाना पड़ी। मैंने कहा, जो भी हुआ अच्छा ही हुआ तहजीब, इस नाकामी की वजह से हमें एक फायदा हो गया। हमारी बातें सुनकर बर्ड के कान खड़े हो गए थे और उसे अंदाजा हो गया था कि मौजू से आगाह हुए बगैर उसे वाकई बकवास नहीं शुरू करनी चाहिए थी। बर्ड ने पलकें झपकाते हुए कहा, क्या बात हो गई चीफ? बर्ड के लायक कोई खिदमत हो तो बताओ। मैंने बर्ड को मुख्तसरन सारी सूरत हाल बताई। बोला, मुझे यकीन नहीं आता चीफ। दूसरों को तो खैर छोड़ो, मैडम को क्या हो गया था? इन्हें तो तुम्हारी मुखालफत नहीं करनी चाहिए थी, ये तो तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं। क्या इन्हें मालूम नहीं कि तुम्हारे तज्जिए हमेशा दुरुस्त साबित होते हैं? तुम शाज़ो नादिर ही कोई गलत कदम उठाते हो। तहजीब ने उसे ललकारा, तुम हद से बढ़ रहे हो बर्ड, इसे चमचागिरी कहते हैं। बर्ड ने बेपरवाही से कहा, कहते होंगे, आखिर चीफ ने भी तो मुझे VIP का दर्जा दिया है। यहाँ तो यही होता है, इस हाथ दो उस हाथ लो। तहजीब ने हैरत से कहा, कमाल है साहब, ऐसी ढिठाई न देखी न सुनी। कैसा डंके की चोट पर अपनी ढिठाई का ऐलान कर रहा है। बर्ड कानों के पास यूं हाथ हिला रहा था जैसे किसी मक्खी को उड़ा रहा हो, और जनरल टेरिस और कैथी ब्राउन बेतहाशा हंस रहे थे। तहजीब बुरा सा मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगी। कैथी ब्राउन ने हंसते हुए कहा, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये हकीकत है कि बर्ड साहब की मौजूदगी में माहौल बड़ा हल्का फुल्का हो जाता है। तहजीब ने होंठ सुकेड़ कर कहा, इसी किस्म की बेजा हौसला अफजाइयों ने इसे शेर बना दिया है। कैथी बोली, ऐसी बात भी नहीं है तहजीब, कुछ देर पहले ये हाल था कि मारे नदामत के मैं नजरें नहीं उठा पा रही थी, और कहाँ ये हाल कि हम सब यूं हंस रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मैंने कहा, कभी कभी यूं होता है कि गलती करना जरूरी हो जाता है। यह भी एक ऐसा ही मौका था जब गलती करना जरूरी था।
पहले मुझे अंदाजा था कि इसके क्या फ़वाइद होंगे। अगर तुम लोग मजबूर न करते तो मैं गलती न करता और इस तरह एक मुमकिना फ़ायदे से महरूम रहना पड़ता। कैथी ब्राउन ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बातें तुम हमारा दिल रखने के लिए कह रहे हो? मैंने कहा, हरगिज़ नहीं। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो एक अटल हकीकत है।